चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th क्लास में सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को पता होगा, 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। तो कुछ चीजें जो हम पहले से जानते हैं, क्या क्या चीजें जानते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग एक प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं ऐसे। ठीक है ना। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। जहां ये मिलता है, दोनों मिलते हैं, उसको ओरिजिन कहते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। उसी वजह से क्योंकि हमने दो लाइनें खींची है तो ये चार हिस्सों में डिवाइड हो गया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is called second quadrant, this is called third quadrant, and this is called fourth quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, x एक्सिस में और y एक्सिस दोनों, क्योंकि इधर कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें दोनों ही पॉजिटिव। इधर x नेगेटिव y पॉजिटिव, इधर दोनों ही नेगेटिव, और इधर x पॉजिटिव y नेगेटिव, ऐसा होगा। ठीक है ना। अब किसी एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट हो, तो जैसे मान लीजिए x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो x की कुछ वैल्यू होगी पर y 0 होगा। अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो x 0 होगा, y की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है ना। ये सारी जानकारी हमारे पास पहले से। ऑल्सो इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे पहली चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को नहीं बता रहा हूं अलग से, आपको पहले से बताना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद दूसरी चीज है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना। तीसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है ना। और चौथा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स व्हेन all its vertices are known। ठीक है ना। मतलब आपको तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अगर पता है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। ये चारों चीजें हमने 9 में और 10 में पढ़ी। ठीक है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। आई होप ये सभी को क्लियर है। ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये यूज हो सकता है। ठीक है ना। इसे ध्यान से देखिए। ठीक है। चलिए, अगर ये सारी चीजें हमें पता है तो हम लोग अब आगे शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री को अलजेब्रा की मदद से जब हम पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। है ना। मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिला करके एक मैथमेटिक्स बनाया फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिकार्टेस ने। ठीक है ना। उसने क्या बोला कि अलजेब्रा ज्योमेट्री जो है वो अब तक जो हम लोग 9 10 में पढ़ रहे थे वो था प्लेन ज्योमेट्री या यूक्लिड्स ज्योमेट्री। फिर देखा कि उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है, कहीं कहीं पे बहुत यूजफुल भी है पर बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड। तो हमने अलजेब्रा को ज्योमेट्री के साथ मिला दिया और हमने उसको नाम दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है ज्योमेट्री में सबसे बेसिक चीज क्या होती है, लाइन। तो हम लोग लाइन के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो लाइन के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ जरूरी जानकारी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज होती है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है ना। एक मिनट। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। चलो, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन बेसिकली क्या होता है ये हमको समझना होगा पहले। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन का मतलब क्या है कि ध्यान से देखिए, जब भी आप मान लीजिए आपके पास ये एक्स और वाई प्लेन है। ठीक है ना। मतलब ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस है, और कोई एक लाइन है एल।
मान लेते हैं वो लाइन एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पॉइंट है मान। तो ध्यान से देखिए, तो ये वाला डायरेक्शन लाइन जो एक्स एक्सिस को काटेगी, तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब जिस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है वो वाला डायरेक्शन इज कॉल्ड, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और दूसरा वाला नेगेटिव। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है, दैट इज, मान लीजिए ये थीटा है, तो इस थीटा को हम लोग बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। याद रखिए, इंक्लिनेशन हर समय पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि if theta is the inclination of a line, ठीक है ना। अच्छा चलिए पहले इंक्लिनेशन का डेफिनेशन बोल देता हूं कि मान लीजिए द एंगल से थीटा, ठीक है ना, द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन L with positive direction of x-axis, ठीक है ना, with positive direction of x-axis and measured anti-clockwise ठीक है ना, measured anti-clockwise is called the inclination of the line, ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है, हमने यहाँ पर उसको थीटा लिया है, तो हम लोग बोलेंगे वो थीटा है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिए इस चीज पे कि इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जो है वो कितना हो सकता है, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 180 डिग्री तक की हो सकती है। ऑब्वियसली 180 मैक्सिमम 180 होगा, 180 से ज्यादा होगा तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा और हम इसको ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए इस चीज पे कि इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जो होता है वो बहुत हाई फाई कुछ नहीं है इसमें। याद रखिए कि इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री इंक्लिनेशन, ठीक है ना। और वाई एक्सिस का 90 डिग्री। याद रखिए एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन होता है 0 डिग्री और वाई एक्सिस का 90 डिग्री। अब ये तो हो गया इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो कोई भी लाइन किस एंगल पे इंक्लाइन कर रही है ये हमें पता लग जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस को नहीं काट रही है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो जब पैरेलल होती है तो उसका इंक्लिनेशन भी 0 डिग्री ही होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इंक्लिनेशन की बात हो गई क्लियर। अब देखिए, अगर हमें इंक्लिनेशन पता है तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल सकते हैं जिसकी जरूरत हमें आगे हर जगह पड़ेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। किसी भी लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट का क्या मतलब है, ठीक है। बेसिकली स्लोप या ग्रेडियंट क्या होता है इसको हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं। सेम वही चीज हमने बोला कि मान लीजिए आपके पास कोई एक लाइन है L जो एक्स एक्सिस को किसी जगह पे काट रही है, तो ऑब्वियसली थीटा उसका इंक्लिनेशन हो गया, L ये एक लाइन है, ठीक है ना। तो हमने बोला इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन of a line L, then tan theta, ट्रिग्नोमेट्री का जो tan theta होता है is
called the slope or gradient of the line L। ठीक है ना, मतलब स्लोप क्या होता है, अगर मान लीजिए थीटा इंक्लिनेशन है तो tan थीटा उसका स्लोप होगा। ठीक है ना, अब एक बात ध्यान दीजिए इस पे कि स्लोप इज डिनोटेड बाय m, so slope m is equal to tan थीटा। अब आप ध्यान से देखिए tan थीटा 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है ना, तो हमने बोला थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखिए थीटा जो होता है वो 0 से 180 तक कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था ना, इंक्लिनेशन 0 से 180 तक कुछ भी हो सकता है। तो tan थीटा ऑब्वियसली 0 से 180 तक सब कुछ निकालेंगे, पर tan 90 इज नॉट डिफाइंड, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री छोड़ के कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसका इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री, तो tan 90 इज नॉट डिफाइंड, तो मतलब y एक्सिस या उसके पैरेलल कोई लाइन होगी तो उसका स्लोप भी डिफाइन नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए स्लोप ऑफ x एक्सिस इज tan 0 डिग्री। अब tan 0 डिग्री क्या होता है, 0, x एक्सिस या उसके कोई भी लाइन हो, ठीक है ना, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। और स्लोप ऑफ y एक्सिस इज tan 90 डिग्री व्हिच इज नॉट डिफाइंड, मतलब y एक्सिस या उसके पैरेलल कोई लाइन होगी तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो याद रखिए कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हुई या x एक्सिस हुई तो उसका स्लोप 0 होगा, और कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हुई या y एक्सिस हुई तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, मतलब स्लोप y एक्सिस का नॉट डिफाइंड होता है। ये याद रखिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। आई होप सभी को ये क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, बहुत हाई फाई कुछ नहीं है। देखिए फटाफट देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। स्लोप जो होता है, अगर आपको इंक्लिनेशन पता है तो आप स्लोप फटाफट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं। अब देखिए सपोज कीजिए मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, इस तरह से है, और मुझे ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये लाइन है जो वाई एक्सिस से एंगल बना रही है इस तरह का, यहाँ पे मैंने बना के दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको पूछ रहे हैं इस लाइन का स्लोप कितना है। तो हमने देखो सिंपल सी बात है, हमें इंक्लिनेशन निकालना होगा, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये कितना है 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 60 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L n इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब tan 60, मतलब √3 होगा, है ना। समझे, इस तरह से हम लोग लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। आई होप सभी को ये क्लियर है। ठीक है, फटाफट देख लीजिए। अब देखिए ध्यान से कि ये जो समस्या है इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हर समय एंगल जो होगा, मान लीजिए आपने कोई एंगल निकाला और एंगल आया 28 डिग्री या 28 डिग्री 30 मिनट्स, तो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें टेबल देखना पड़ेगा। तो और बहुत एक्यूरेटली एंगल नापना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने बोला B
उसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट ऑन द लाइन आर गिवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन coordinates of any two points on the line are given। ठीक है ना, ध्यान से देखिए कि मान लीजिए मैंने आपको एंगल नहीं दिया, एंगल की जगह मैंने क्या दिया, मैंने उस लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट आपको बता दिए। ध्यान से देखिए बात को, मैं क्या किया, मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और आपकी एक लाइन है, हाँ ये मान लीजिए L एक लाइन है, इसमें ये एक पॉइंट है a x1 y1 और b एक और पॉइंट है x2 y2। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला कि L एक लाइन है जो जिसके ऊपर एक पॉइंट है a x1 y1 b x2 y2 और मैंने बोला इस लाइन की स्लोप क्या होगी। ठीक है ना, मतलब हमें थीटा पता होना चाहिए, मैंने जस्ट अपने मर्जी से थीटा लिख दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ से ये क्या है x1 और ये क्या है x2, उसी तरह से ये क्या है y1 और ये क्या है y2। तो ध्यान से देखो मैंने इसको कंप्लीट करके ट्रायंगल बना दिया। अब ये वाला क्वेश्चन क्या होगा x2 माइनस x1, उसी तरह से ये होगा y2 माइनस y1। ये आप लोगों को पता होगा कैसे होगा, ठीक है ना। ठीक है, मतलब ये वाला ये अगर मैं इसको m बोल दूं तो ये क्या हो गया x2 माइनस x1, ये लेंथ होगी y2 माइनस। अब अगर मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही तो होगा, why because the lines are parallel, corresponding angles are equal, आपने छोटे में ज्योमेट्री में पढ़ा है। तो इस ट्रायंगल से ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल से इन ट्रायंगल AMB tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है ना, x2 माइनस x1। तो ध्यान से देखो tan थीटा की वैल्यू हम लोग एंगल से ना निकाल के इस तरह से नंबरों से निकाली, तो इसलिए तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a x1 y1 and b x2 y2 is given by slope m is equal to tan theta is y2 minus y1 by x2 minus x1। ये होता है स्लोप निकालने का दूसरा तरीका। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने बोला एक लाइन है जिसपे एक पॉइंट है 1 2 और दूसरा पॉइंट है -3 7, मान लीजिए ये दो पॉइंट है, तो स्लोप ऑफ लाइन थ्रू AB, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू AB is m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। अब अपनी मर्जी से इसको मान लीजिए मैंने x1 y1 और इसको x2 y2 मान लिया, याद रखिए आप उल्टा भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो y2 क्या है 7 minus 2 by x2 is -3 -1, तो अल्टीमेटली क्या हो गया 5 by -4 या -5 by 4। ये आपका स्लोप है। देख लीजिए फटाफट इसे, फटाफट देखिए सभी लोग, नोट कर लीजिए फटाफट। बहुत ही सिंपल है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो नोट करने के बाद आपको याद भी रहेगा, ठीक है ना। और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखिए स्लोप जो होता है उसको निकालने के लिए कभी कभी एंगल के बिना भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की।
ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, कुछ कंडीशन है वो सीखेंगे। अब देखिए, आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स वगैरह। अब ध्यान से देखिए, इसके आगे हम लोग क्या करने का है। अब देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है, या दोनों एक साथ ही बोल दे रहा हूं, चलो, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, ठीक है ना, ऑफ लाइन्स in terms of their slopes, ठीक है ना। कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। कहने का मतलब क्या है, चलिए पहला हम लोग करते हैं पैरेललिज्म। मतलब इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूं मैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो लाइन, मान लीजिए आपके पास कोई दो लाइन है और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लीजिए आपके पास दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, L1 और L2। ध्यान से देखिए, दोनों लाइनें मान लीजिए पैरेलल। तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये वाला इसका इंक्लिनेशन θ1 है और इसका इंक्लिनेशन θ2। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ L1 is parallel to L2 then θ1 is equal to θ2। Why? Because if the lines are parallel, corresponding angles are equal। तो θ1 θ2 के इक्वल होगा, तो tan θ1 भी tan θ2 के इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब M1 is equal to M2। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होगी तो क्या होगा, उनका स्लोप हर समय इक्वल होगा। याद रखिए, ये जो भी रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, these are applicable for only non vertical lines। why non vertical? क्योंकि वर्टिकल लाइन का तो स्लोप ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिए क्या है, hence two non vertical lines L1 and L2 are parallel if I double F मतलब if and only if their slopes are equal, ठीक है ना। मतलब कोई दो लाइन पैरेलल कब होगी, नॉन वर्टिकल लाइन, जब उनका स्लोप इक्वल होगा, ठीक है ना। आई होप सभी को ये क्लियर है। याद रखिए कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, ठीक है ना, सिंपल। हाँ, इसको देख लीजिए, फिर परपेंडिकुलरिटी का बताता हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेकेंड परपेंडिकुलर। अब देखिए, इसके लिए हमने क्या क्या सेम ऑब्वियसली हमें डायग्राम बनाना होगा।
अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, और मान लेते हैं कि ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला एंगल है θ1 और ये वाला एंगल है θ2। तो इफ L1 is perpendicular to L2, then θ2 is equal to 90 डिग्री प्लस θ1। ये आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, वही रिजल्ट मैंने ज्योमेट्री का यूज किया। तो इसलिए tan θ2 is equal to tan 90 डिग्री प्लस θ1। याद रखिए, तो सिंस tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cot थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है, याद कीजिए मैं पढ़ाया। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? tan θ2 is equal to माइनस cot θ1, या tan θ2 is equal to 1 by tan θ1, या m2 is equal to माइनस 1 by m1, ठीक है ना। और m1 is equal to माइनस 1 by m2, और m1 into m2 is equal to माइनस 1। ध्यान से देखिए, इसी से ये निकला, ये इसी से ये निकला। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा? उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, या उनका लाइंस का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई दो नॉन वर्टिकल लाइंस, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, hence two non vertical lines are perpendicular to each other if I double F मतलब if and only if their slopes are negative reciprocal reciprocals of each other। each other, ठीक है ना। दैट इज m2 is equal to -1 by m1, और m1 is equal to -1 by m2, और m1 into m2 is equal to -1। ये तीनों चीजें ही हो सकती है, ठीक है ना। देख लीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो छोटी छोटी दो चीजें और बता देता हूं। हाँ, मान लीजिए एक लाइन है, उसका स्लोप दिया हुआ है, ठीक है ना। स्लोप दिया है मान लीजिए 1 -1, और उसके पैरेलल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? मान लीजिए लाइन का स्लोप है -1, तो जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप भी -1 ही होगा, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -1 by -1 मतलब 1। कैसे निकाला मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई लाइन का स्लोप m1 होता है तो जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप भी m1 होगा, सेम होगा। व्हाई? बिकॉज पैरेलल लाइन हैव इक्वल स्लोप्स, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए 7/2 है किसी लाइन का स्लोप, तो उसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी 7/2 होगा, और इसका होगा नेगेटिव -1 by 7/2 मतलब -2/7, ठीक है। तो अगर कोई दो लाइन आपको दी हुई है जिसमें से एक लाइन का स्लोप आपको पता है, तो दूसरी लाइन का आप लोग स्लोप निकाल सकते हैं अगर वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है,
ठीक है ना। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है कि अगर मान लीजिए हमें लाइन का स्लोप पता है, दो लाइन का स्लोप पता है, तो उनके बीच में एंगल भी हम निकाल सकते हैं। कितना एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात हो रही है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसका मतलब क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो लाइन है। मान लीजिए ये एक लाइन है L1 और ये एक लाइन है, मान लेते हैं L2, ठीक है ना। और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ये थीटा हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे थीटा, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक क्या है, इसको समझने के लिए मान लीजिए इस लाइन को मैंने आगे तक एक्सटेंड कर दिया और ये ऐसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका एक्स डैश है। तो मान लीजिए ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ऑब्वियसली है ना, ठीक है। अब ये अच्छा चलिए मैं फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा सा ठीक से समझ नहीं आ रहा है। देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास कोई दो लाइन है जिनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा 1 थीटा, मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है ना। ये L2 है, ये L1 है, ठीक है ना। तो ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया और ये एंगल है मान लेते हैं थीटा, ठीक है। हम लोग यही निकालना चाहते हैं। तो सिंस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1, वही सेम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। याद रखो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल ये है, ये मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो अगर मैं ध्यान दो इसको तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी लिख सकता हूँ, या tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा के tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए हमने बोला कि इफ थीटा इज एक्यूट, हमने मान लिया कि थीटा एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल होने से मतलब tan थीटा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए हमने ले लिया m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस, मतलब ये वाला थीटा जो है ये एक्यूट ही होगा। तो ऑब्वियसली ध्यान से देखो लाइन के बीच में अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला बन रहा है और एक फाई है। तो अगर थीटा एक्यूट है तो इससे एंगल निकल जाएगा, तो फाई कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका tan थीटा का वैल्यू आया 1/3 या 1/√3, तो आपने बोला वो tan थीटा का वैल्यू 1/√3 आ रहा है, इसका मतलब है एंगल है 30 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला कैसे निकलेगा, 180 में से 30 डिग्री माइनस करके मतलब 150 डिग्री निकल जाएगा। तो याद रखिए मान लीजिए आपके पास कोई दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, तो थीटा निकला 30 डिग्री, तो ये हो गया 150 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे फटाफट देख लीजिए। याद रखिए किसी भी दो लाइन के बीच में अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल बनेगा ही, और उस एंगल को हम स्लोप की मदद से निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आप ध्यान रखिए, आगे आपको ये क्वेश्चनों में काम आएगा। नोट, अगर मॉड x इज इक्वल टू कोई a है, कोई नंबर है a, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, आगे काम आएगा। ठीक है ना, कि अगर किसी चीज का मॉडुलस कोई नंबर आ रहा है तो x का वैल्यू a भी हो सकता है, माइनस a भी हो सकता है। ठीक है ना, फटाफट इसे देख लीजिए। ये सारा कुछ हमने स्लोप के ऊपर रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वही देख रहे होगा। अब देखिए लास्ट स्लोप के ऊपर बेस्ड रिजल्ट है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, आप लोगों ने कोलिनियर लाइंस के बारे में पहले, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पहले पढ़ा होगा। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोई कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स यूजिंग स्लोप ऑफ। अब आप ध्यान से देखिए कि आपको पता है कि किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने से एक लाइन बनती है। ठीक है ना, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स ए, बी और सी। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। कोई भी दो अगर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, देन लाइंस देन पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर। अब आप ध्यान से देखिए ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए मैंने बोला A, B का स्लोप और B, C का स्लोप इक्वल, तो दोनों लाइन तो पैरेलल होनी चाहिए, पर क्योंकि B पॉइंट दोनों में ही है, A, B में भी B है और B, C में भी B है, इसका मतलब है वो पैरेलल होने की बजाय एक ही लाइन में आ गए। समझे ना? इसी तरह से कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब हो गए, जब स्लोप ऑफ, मान लीजिए आपने तीनों पॉइंट को, एक को ए, एक को बी और एक को सी ले लिया और ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल आ गया, या ए बी का स्लोप ए सी के स्लोप के इक्वल आ गया, या बी सी का स्लोप ए बी के इक्वल आ गया, तो बोलेंगे द लाइंस आर कोलिनियर। व्हाई कोलिनियर? बिकॉज़ क्योंकि दोनों का स्लोप इक्वल है, वो पैरेलल होंगे और एक पॉइंट कॉमन हो गया बीच में, इसलिए वो कोलिनियर हो गए। समझे ना? तो ये याद रखिए कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स प्रूव करने के लिए स्लोप सबसे आसान तरीका होता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से भी आसान होता है। ठीक है ना, फटाफट देख लीजिए इसे। बहुत ही सिंपल है। आई होप सभी को यहां तक क्लियरली समझ में आया है। ठीक है ना, चलिए।